इंसान का जो चेहरा दिखता है जरूरी नहीं है कि वो उसकी असलियत का दर्पण हो। उस चेहरे का एक ऐसा रूप भी हो सकता है जो देखने वाले से पूरी तरह से छुपा हो, और यह दोगला चेहरा किसी करीबी इंसान का भी हो सकता है। क्या विवेक शर्मा का भी कोई छुपा हुआ चेहरा था जिसे उसके अपने भी कभी देख ना पाए थे? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। उनचास वर्षीय इंश्योरेंस कंसल्टेंट एजेंसी का मालिक विवेक शर्मा 14 जून 2017 को ऑफिस के बाद अपने घर नहीं लौटा। किसी को नहीं पता था कि वो घर क्यों नहीं लौटा और वो कहां गया था। विवेक नॉर्मली 7 साढ़े 7 बजे तक घर लौट आते हैं। लेट हुआ तो मैक्स टू मैक्स 9:30। हमने जब फोन ट्राई किया तो उनका फोन स्विच ऑफ था। The number you have called is currently switched off. आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। मम्मी, पापा किसी मीटिंग में होंगे और फोन स्विच ऑफ रखा हुआ उन्होंने। 10:30 बज गए हैं संजय। वेट करते हैं मम्मी, पापा किसी जरूरी मीटिंग में फंस गए होंगे। रात भर हम परेशान रहे, सोए नहीं, बस फोन ही ट्राई करते रहे, लेकिन अभी तक उनका फोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। विधि जी, आपने बताया कि आपके हस्बैंड का ऑफिस सॉलिटर बिजनेस कॉम्प्लेक्स गरोडिया नगर में। जी सर। संजय, तुमने अपने पापा के ऑफिस में बात की? शायद वहाँ किसी को पता हो कि किसी मीटिंग में बाहर गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले उनकी ऑफिस इंचार्ज गीता से बात की। विवेक सर घर नहीं लौटे, ये क्या कह रहे हो संजय? पूरी रात से अभी तक उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। पर वो तो कल आफ्टरनून में ही निकल गए थे, लंच से पहले करीब 12:30 बजे। गीता, एक मीटिंग है, लंबी चलेगी, देर से लौटूंगा। ओके सर। मैं 7 बजे तक वेट करती रही उनका, वो ऑफिस नहीं लौटे तो मुझे लगा डायरेक्टली घर चले गए होंगे, फिर मैंने ऑफिस क्लोज किया। ये कौन सी मीटिंग थी गीता? संजय, मुझे कुछ बताया नहीं उन्होंने मीटिंग के बारे में। किसी और स्टाफ मेंबर को कुछ पता हो? नहीं सर, गीता से बात करने के बाद हम स्ट्रेट आपके पास आए सर। संजय, इससे पहले तुम्हारे पापा कभी रात भर बाहर रहे हैं, ड्रिंक वगैरह? नहीं मैडम, लेट मीटिंग्स होती हैं, लेकिन अगर ज़्यादा लेट हो रहा होता है तो फ़ोन या मैसेज ज़रूर कर देते हैं। जी मैम, और पापा ओवरनाइट तभी जाते हैं जब उनकी मीटिंग्स आउट ऑफ भोपाल होती हैं। सर, मैंने पूरे स्टाफ से बात की है, किसी को नहीं पता विवेक सर की कौन सी मीटिंग थी। सर ऑफिस आए, उसके बाद मैं मिला था उन्हें, फिर काजल उनसे मिली। जी सर। आप लोगों में से किसी को नहीं बताया इस मीटिंग के बारे में? कुछ भी नहीं बोले? जी नहीं सर। ये मीटिंग विवेक शर्मा के काम को लेकर ही होगी ना? इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस को लेकर? मतलब आप लोगों के किसी रेगुलर क्लाइंट के साथ? उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं मैम। सर ये सारी लिस्ट है। आशीष, ये एसके ब्रदर्स अपने और 15 एम्प्लॉइज को इंश्योरेंस कवर देना चाहते हैं। उनके पर्सनल मैनेजर से डील करो, सिर्फ 5% रिबेट ऑफर करो, नॉट मोर। मेरी डिस्कशन प्रीतम फैब्रिकेशंस के एक्सीडेंट इंश्योरेंस के कवर को लेकर हुई थी। सर, प्रीतम फैब्रिकेशंस को अपने 3 यूनिट्स के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान चाहिए। लेकिन उनकी नई यूनिट अभी अभी ऐड हुई है ना, 1 महीने पहले। तो नए यूनिट को पहले साल में हम बाकी 2 यूनिट्स जितना रिबेट नहीं ऑफर कर सकते। सर, मैं 10% कट ऑफर करने का सोच रही थी। 2 साल से हमारे साथ खुश रहेंगे। देखो काजल, कॉल तुम्हारा है, मेरे हिसाब से साथ काफी है, हमें भी तो खुश रहना है। यस सर, गॉट इट। काजल, अगर वो 10 पर अड़े रहे तो अग्री करो, हम बाद में रिकवर करेंगे। और तुम रागिनी, तुम्हारी कोई मीटिंग नहीं थी बॉस के साथ?
नहीं मैम, कल मेरी कोई रिपोर्टिंग नहीं थी उनके साथ। एक्चुअली मैम, विवेक सर अक्सर ऐसे मीटिंग्स के लिए जाते रहते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता है पार्टी कौन सी है। तो ये ज़रूरी नहीं कि पार्टी क्लाइंट ही हो, कोई और भी हो सकता है, कोई पर्सनल मीटिंग भी हो सकती है। सर हम लोग कैसे बता सकते हैं ये बात? आशीष, काजल, जब तुम लोगों की मीटिंग हुई विवेक शर्मा के साथ, तो तुम लोगों ने कुछ नोटिस किया? किसी टेंशन या परेशानी में लग रहे थे वो? मैंने तो ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया। हमेशा की तरह थे, नॉर्मल, कूल। मैंने कोई डिस्टर्बेंस नोटिस नहीं किया। चेहरे पे टेंशन दिख तो नहीं रही? हाँ सर, डिस्टर्ब तो डेफिनेटली नहीं लग रहा है। 12:35 पे ऑफिस से निकलता है, शायद निकलने से पहले पार्टी से कॉल आया या फिर इसने कॉल किया। हो सकता है पहले से कोई मीटिंग फिक्स हो। ऑफिस में कोई डायरी मेंटेन नहीं की गई? नहीं मैडम, अगर सर ऐसी कोई डायरी मेंटेन भी करते होंगे तो मैंने कभी नहीं देखी। आप लोगों में से किसी को आइडिया है ऐसी किसी डायरी के बारे में? 12:35 पर ऑफिस से निकला तो हो सकता है लंच मीटिंग हो। बर्डिया नगर में जितने भी A-क्लास रेस्टोरेंट हैं सब जगह चेक करो। एक्चुअली पूरे भोपाल में चेक करो। अजीब है, बंदा ऑफिस से एक मीटिंग के लिए निकलता है, उसके बाद ना घर पहुंचा ना ऑफिस। इसकी सारी बैकग्राउंड डिटेल्स निकलो और सारे हॉस्पिटल में भी चेक करो। उनचास साल का आदमी है, नाम है विवेक शर्मा। फोटो भेज रही हूँ। एक्सीडेंट केस में चेक कीजिए प्लीज। हाँ, विवेक शर्मा नाम है, एज 49। अविनाश जी, मैं आदमी और कार दोनों की तस्वीरें अलग अलग भेजी। ठीक है निवेदा साहब। कार मरून सेडान है, नंबर है MPCX I407X। गरोड़िया नगर एरिया में जितने भी CCTV कैमरा है सबको स्कैन कीजिए और वहां से निकलने वाले रोड्स को। थोड़ा टाइम दो निमिता, मुझे 14 जून के सारे फुटेजेस अलग करने होंगे और CCTVs भी काफ़ी है। जी अविनाश जी, मैं समझती हूँ, लेकिन इसे आप प्रायोरिटी पे रखिए। आदमी को मिसिंग हुए 48 घंटे हो चुके। हमने सारे होटल्स, रेस्टोरेंट, सब जगह के CCTV चेक किए, लेकिन कहीं भी कुछ भी शो अप नहीं हो रहा है। तो सर मेरे पापा कहाँ गए फिर? निधि, क्या कोई ऐसी वजह है कि आपके पति घर लौटने नहीं चाहते? एक्सक्यूज मी? सर मेरे पापा खुद से घर क्यों नहीं लौटना चाहेंगे? देखिए, हमने आपके सब लोगों के फ़ोन टैप किए, ये आप जानते हैं। हमने विवेक के ऑफिस में भी सबसे बात की, ये समझने के लिए कि विवेक को कहीं से कोई धमकी तो नहीं मिल रही। कैसी धमकी? निधि जी, हम किडनैपिंग को रूल आउट नहीं कर रहे। मेरे हस्बैंड को कोई किडनैप क्यों करेगा? पैसों के लिए। आपको किसी पर शक? नहीं सर, मेरे पापा की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी सर। कितना अजीब है ये सब कुछ सर। एक नॉर्मल दिन था, नॉर्मल मीटिंग के लिए गए और अभी तक लौटे नहीं। अजीब तो है संजय, पर कुछ भी ऐसे तो नहीं होता, कोई ना कोई कारण तो होता है। हमने शहर के सारे हॉस्पिटल छान मारे, कोई एक्सीडेंट केस नहीं, कुछ नहीं। तो फिर आपके पापा कहाँ गए और क्यों? मैडम, धमकी दुश्मनी वगैरह की बात भी होगी तो वो हमसे क्यों शेयर करते? हाँ, लेकिन मैं आपको हमारे सारे क्लाइंट्स के लिए ज़रूर दे सकती हूँ। ओके, तो तुमसे सीधा सीधा सवाल करती हूँ, विवेक शर्मा की कोई गर्लफ्रेंड थी? मैडम, ये सिर्फ एक प्रोफेशनल सेटअप है और मैं यहाँ सिर्फ काम करती हूँ। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे कैसे पता होगा? सबसे करीबी दोस्त तो राजीव है, राजीव दुबे। सर राजीव अंकल भी पापा को लेकर काफी परेशान है। नंबर दीजिए। मैं अपने काम से काम रखती हूँ मैडम, और यहाँ पे इतना काम होता है कि किसी की पर्सनल लाइफ की डिटेल्स रजिस्टर भी नहीं होती है। देखो, तुम लोग काफी प्रोफेशनल बिहेव कर रहे हो। मुझे एक ऐसा ऑफिस बताओ जहाँ पे स्टाफ को एक दूसरे के पर्सनल डिटेल्स के बारे में ना पता हो, खासतौर से अफेयर्स वगैरह। आशीष, तुम यहाँ 4 साल से हो, गीता तुम 6 साल से, रागिनी तुम भी 6 साल से हो, और काजल तुम्हें 3 साल होने को आए। मैम, लेकिन आपका पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है आशीष कि तुम लोग की तुम्हारे बॉस के बारे में इंफॉर्मेशन इतनी लो है कि शक करने जैसी है। लेकिन मैम, जिस बारे में पता ही नहीं है उस बारे में आपको कैसे बता सकते हैं? मैम, हम विवेक सर के गायब होने को लेकर वैसे ही बहुत टेंशन में हैं। ये सवाल तुम सबके लिए है। क्या विवेक शर्मा और उनकी पत्नी निधि शर्मा, इन दोनों के बीच में कोई टेंशन थी? क्या ये विवेक
सच में गुमशुदा? सर 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक घर लौटा नहीं है। कुछ तो बात है। एक्सीडेंट नहीं है, किडनैपिंग होती तो अभी तक फिरौती का कॉल आता, जो कि अभी तक नहीं आया। और घर में सब नॉर्मल हो, आदमी घर ना लौटे, ये भी तो नहीं हो सकता। नॉर्मल? पर क्या सब कुछ नॉर्मल था यहाँ? कुछ तो ऐसा हुआ था जो नॉर्मल तो नहीं था। ये क्या था, ये बहुत जल्द सामने आने जा रहा था। लेकिन ये खुलासा पर्दे के पीछे की अबनॉर्मल बात को सामने लाने की बजाय इस हादसे पर एक नया पर्दा डालने का काम करने वाला था। You have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. गरुड़िया नगर और उसके सभी रास्तों के सीसीटीवी को हमने स्कैन किए, लेकिन 14 जून को ये MPCXI 407X ऐसी कोई भी मरून सेडान स्पॉट नहीं। फिर कार के साथ कहाँ गायब हो गया ये विवेक शर्मा? राजीव दुबे, मैं इंस्पेक्टर हर्ष राठौर बोल रहा हूँ। विवेक का कुछ पता चला इंस्पेक्टर? तलाश जारी है, आपसे बात करनी है। ऐसे कैसे वो कहीं चला गया? आपको लगता है विवेक कहीं चला गया खुद से? नहीं, मेरा मतलब है कि वो ऐसे कैसे कहीं गायब हो गया। उसकी वाइफ निधि, उसका बुरा हाल है इंस्पेक्टर। प्लीज मेरे दोस्त को जल्दी ढूंढिए। हम ढूंढ रहे हैं। मैं करमवीर थाने में हूँ, आप कितनी देर में आ सकते हैं? जी मैं अभी आया। सर, विवेक शर्मा के फोन पर 14 जून को एक कॉल आया था 12:15 बजे, ट्रैक हो गया। हाय, क्या हाल है? और ये नंबर स्विच ऑफ है? हाँ सर, 4448976112। पिछले 1 महीने से इस नंबर पे विवेक शर्मा को कॉल्स जा रहे हैं और विवेक शर्मा ने इस नंबर पे कॉल्स किए हैं। तो जान पहचान का होगा, बंदा या बंदी? सर इन दोनों के बीच में सिर्फ पिछले 1 महीने से बात हो रही है। 1 महीने के पहले कोई कॉल नहीं हुआ? सर ये 1 साल के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। ये नंबर इससे पहले कहीं नहीं दिखा। इस नंबर को अर्जेंट बेसिस पे ट्रैक करके इसके रिकॉर्ड्स मंगाओ। कमल, मुझे लगता है ये नंबर हमारी लीड है। 4448976112। पिछले 1 महीने से विवेक जी की काफी बार बात हुई है इस नंबर पे, सिर्फ 1 महीने से। ट्रिपल 4 897612। मेरे और संजय के कांटेक्ट लिस्ट में ये नंबर नहीं है। हमें नहीं मालूम ये नंबर किसका है। कौन हो सकता है मम्मी? विवेक के फोन लोकेशंस डिटेल जल्दी आ जाना चाहिए सर। फोन कंपनी में प्रेशर डाल रहे हैं। ये जो 12:15 बजे विवेक को कॉल आया था, ये मीटिंग के लिए रिमाइंडर था, क्लाइंट का था? सर, ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने फुटेजेस स्कैन किए, विवेक की कार कहीं भी स्पॉट नहीं हुई है। ये कैसे मुमकिन है? बंदा मीटिंग के लिए निकलता है और गायब। पक्का कोई झूठ बोल रहा है या फिर कुछ छुपा रहा है? एक्सीडेंट नहीं, किडनैपिंग नहीं। अगर ये बंदा अपनी मर्जी से कहीं गया है तो किसी चीज से तो भाग रहा है, कुछ जबरदस्त हुआ है। ऐसे अपनी मर्जी से कहीं क्यों भाग जाए? और इसके बैकग्राउंड चेक में भी ऐसा कुछ सामने नहीं आया। एक टॉप बैंक में कई सालों तक जॉब करता था, फिर 10 साल पहले इसने अपनी इंश्योरेंस एजेंसी खोली। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। ये जो 12:15 बजे विवेक को कॉल आया था, शायद ये किसी मीटिंग की याद दिलाने के लिए किया गया था। और मुझे डाउट है ये कॉल किसी काम से रिलेटेड था, क्योंकि ये नंबर किसी क्लाइंट का नहीं है। पिछले 1 महीने में कई बार बात हुई है ना, जो कि क्लाइंट से तो उतनी बातें नहीं होती होंगी। तो फिर माजरा क्या है? मम्मी, गीता ने फोन किया था, कह रही थी कि क्लाइंट से कॉल पे कॉल आ रहे हैं, डील्स पेंडिंग पड़ी हुई हैं, किसी को पापा की जगह डील्स करनी पड़ेंगी। अब मुझे तो तेरे पापा के काम के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं है। क्या हुआ होगा तेरे पापा के साथ? और वो नंबर जिस पे तेरे पापा की बात हो रही थी? मैंने आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर में फीड किया है, रजिस्टर्ड नहीं है वहाँ। पुलिस वाले पता कर रहे हैं। पुलिस वाले तो ये भी बोल रहे थे कि
हो सकता है तेरे पापा अपनी मर्जी से कहीं चले गए। क्या? ऐसे कैसे कुछ भी कह सकते हैं वो लोग? मम्मी, पापा हमें ऐसे कभी छोड़कर नहीं जा सकते। मेरी खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बस आदित्य, आपकी तरह बाकी क्लाइंट्स भी हैं जो वरिड है, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको तो पता है ना क्या हुआ है, न्यूज़पेपर्स तो पढ़ रहे हैं ना आप। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड गीता, बट द शो मस्ट गो ऑन। और हमारे नए शोरूम के इंश्योरेंस रिन्यूअल कल तक हो जाना चाहिए था। गीता, मुझे भी मेरे बॉसेस को जवाब देना पड़ता है। इट्स माय जॉब टू। आशीष, वो पूजा अपरल से आदित्य का कॉल आया था कुछ। हाँ, वो उनके शोरूम की इंश्योरेंस रिन्यू करवानी है। काजल, ये आदित्य अपैरल्स तुम्हारा ही क्लाइंट है ना? हाँ, लेकिन मैं आदित्य के कॉल्स ही नहीं ले रही हूँ यार। क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इतने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं और विवेक सर के बिना आई डोंट नो हाउ इट्स गोना बी पॉसिबल। मैंने संजय से बात की थी, उसने बोला कि वो निधि मैम से बात करके मुझे कॉल बैक करेगा, पर अभी तक तो उसको कॉल आया नहीं। काजल, आशीष, मुझे लगता है कि हमें संजय को ऑफिस आने के लिए कहना चाहिए, उसे इन्वॉल्व करते हैं। तब तक होपफुली विवेक सर लौट आएंगे। हेलो, तुम सब मुझे क्यों घूर रहे हो? क्या कहा रागनी तुमने? कि विवेक सर होपफुली लौट आएंगे? यू मीन कि वो खुद ब खुद कहीं चले गए? काजल, मेरे माइंड में एक बात आई तो मैंने कह दी। एक्चुअली मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ कि कोई उन्हें किडनैप करेगा। क्या? किडनैप? कम ऑन आशीष, मैं बस पॉसिबिलिटीज बता रही हूँ। वो नहीं दिखाते क्या क्राइम शोज में, ये थ्योरी वो थ्योरी, बस दैट्स ऑल। तुम लोग ग्राउंड रियलिटी देखो ना। 5 दिन हुए हैं पर फिरौती का कोई कॉल नहीं। दैट मीन्स किडनैपिंग रूल्ड आउट। हॉस्पिटल और मॉर्ग से भी कोई न्यूज़ नहीं है, मतलब एक्सीडेंट रूल्ड आउट। खुद की कार लेकर निकले और कार की भी कोई न्यूज़ नहीं है। आई थिंक पुलिस ने उनके कॉल रिकॉर्ड्स मंगाए होंगे। ज़्यादातर क्राइम शोज में उन्हें लीड वहीं से मिलती है। CDR रिपोर्ट्स, कॉल डेटा रिकॉर्ड। वैसे मुझे नहीं लगता है उन्हें कुछ मिला होगा, या शायद मिला होगा पर हमें बताया नहीं गया। वैसे बता दो, हम सब पर शक होगा उन्हें। गीता, तुम पर भी। रागिनी, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें सबके बारे में कुछ ज्यादा ही पता है? यार वो मैं बस क्राइम शोज कुछ ज्यादा ही देखती हूँ, इसलिए, नथिंग एल्स। ये विवेक शर्मा, ये उसकी कार। साहब, ये कार के साथ में गायब हुए, मतलब अपनी मर्जी से गए? कोई कारण सामने नहीं आ रहा। किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई कर्जा नहीं। खुद बीवी ने कंप्लेंट दर्ज करवाई। उसका कहना है कि आपस में कोई अनबन भी नहीं थी। तो मतलब किसी ने कार के साथ में ही अगवा कर लिया? साहब, ये कार तो इस हालत में नहीं मिली, इसका तो पोस्टमार्टम हो चुका होगा, और यह आदमी किस हालत में मिलेगा अब देखो। तो एक काम कर, गैराजेस और गाड़ियां चोरी करने वाले गैंग्स में पता कर। गोविंद, मुझे लगता है ये आदमी अपनी मर्जी से कहीं गया है। घर पे कोई अनबन हुई होगी, इसके अलावा तो कुछ नजर नहीं आता है। फैमिली बैकग्राउंड चाहिए मैडम आपको? एकदम बारीकी से। इस विवेक के साथ साथ इसकी बीवी निधि और बेटे संजय, दोनों की डिटेल चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं। हो जाए। इनके अलावा ऑफिस के 4 एम्प्लॉइज और हैं, 3 लेडीज, 1 आदमी, सबकी फाइल बना। देखो राजीव, अगर तुम्हारे दोस्त विवेक की अपनी पत्नी निधि के साथ कोई अनबन थी, कोई घरेलू मसला था, और विवेक अपनी मर्जी से कहीं चला गया, तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। ऐसी कोई अनबन नहीं थी, ये ज़रूर कोई सीरियस मामला है। कितना सीरियस? किडनैपिंग, मर्डर, कितना सीरियस? और तुम्हें क्यों लगता है सीरियस मैटर है? क्या विवेक की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? मकसद क्या था? विवेक आखिर मीटिंग के लिए कहाँ गया? और रुकिए सर, मैं ये सब बातें नहीं जानता। मैंने सीरियस इसीलिए कहा क्योंकि निधि को बताए बिना विवेक कहीं जाता नहीं था। अफेयर था कोई? अफेयर? नहीं सर, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैं कह रहा हूँ कोई अफेयर नहीं था। उसका बेटा संजय 2nd ईयर B.Com में पढ़ता है, 20-21 साल का जवान है, उसके साथ कोई मसला? सर, बेटे के साथ मसला और इतना बड़ा कदम नहीं सर, मामला कुछ और है। सुन ना, बोलो क्या बात है? राजीव, इस वक्त हमें सिर्फ इतना पता है कि ऑफिस से निकलने से ठीक 20 मिनट पहले विवेक को फ़ोन आया था 4448976112 से। उसके बाद विवेक ऑफिस से निकला। हे हाय, क्या हाल है? और उसे लौटने की कोई जल्दी नहीं थी। गीता, एक मीटिंग है,
लंबी चलेगी, देर से लौटूंगा। गाड़ी में बैठकर जाते वक्त विवेक के चेहरे पर कोई टेंशन नहीं थी, कोई तनाव नहीं था, एकदम रिलैक्स। 14 जून को ऑफिस से मीटिंग के लिए निकला, उसके बाद लौटा ही नहीं, ना ऑफिस ना घर, और आज 5 दिन हो गए। सर सीसीटीवी फुटेजेस ऑल ब्लैंक। विवेक ने कोई ऐसा रूट लिया जो शहर के किसी भी मेजर सीसीटीवी में कैप्चर ही नहीं हुआ। अब विवेक इस वक्त कहाँ है, ये एक सुपर राज है। ये सब कुछ एक बारीकी से की गई प्लानिंग की तरफ इशारा करता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या कहूँ। तुम आखिरी बार विवेक से कब मिले थे, या फ़ोन पे कब बात हुई थी? मैं उसे 12 जून को मिला था, उसी के घर पे। राजीव, हमारा वाइल्ड गैस क्या कहता है, विवेक कहाँ गया होगा? क्या वाइल्ड गैस करो सर, मेरा बेस्ट फ्रेंड गायब है, मुझे तो कुछ नहीं सूझ रहा। एक बार फिर से पूछ लो, आर यू श्योर कोई अफेयर नहीं था? नहीं सर, कोई अफेयर नहीं था। हाय, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। इट्स ओके, नो इश्यूज, मैं भी अभी आई हूँ। ओके, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? सर, विवेक शर्मा का लास्ट फोन लोकेशन उबैदुल्लागंज था। उबैदुल्लागंज? हाँ सर, विवेक के ऑफिस से ठीक 35 किलोमीटर दूर। 2:05 पर विवेक का फ़ोन स्विच ऑफ हुआ। वो ऑफिस से 12:35 को निकला था। ज़रूरी नहीं कि विवेक उबैदुल्लागंज पहुंचा, हो सकता है सिर्फ उसका फ़ोन पहुंचा। लगता है विवेक खुद पहुंचा था सर। 12:15 बजे उसे जो कॉल आया था 44489761 से, उसका कॉलर ट्रेस हुआ, कोई मुकेश चंद है। इस मुकेश चंद ने 12:15 बजे उबैदुल्लागंज से फ़ोन किया, और इस नंबर वाले फ़ोन का लोकेशन 1:55 तक उबैदुल्लागंज में ही था। उबैदुल्लागंज में कोई विवेक का इंतज़ार कर रहा था। विवेक वहाँ पहुँचा और फिर कुछ हुआ और फ़ोन स्विच था। 12:15 बजे से जो कॉल आया तभी मीटिंग का टाइम और जगह फिक्स हुई हो। हाय, क्या हाल है? हाँ ठीक है, मैं 12:30 12:40 को निकलूंगा यहाँ से, फिर मिलते हैं वहाँ। ओके बाय। अगर विवेक के साथ किसी को कुछ करना ही था, जैसे कि मर्डर, तो उसके उबैदुल्लागंज में पहुंचते कर दिया होगा और उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ। मुझे लगता है उसे आगे ले गए होंगे, कुछ प्लान हुआ होगा। इस मुकेश चंद का एड्रेस हबीबगंज का है, फर्जी तो नहीं? मुकेश चंद? नहीं मैडम, हमारी क्लाइंट लिस्ट में तो कोई मुकेश चंद नहीं। और वैसे मैंने कभी विवेक सर के मुँह से भी ये नाम नहीं सुना। मैं नहीं जानती किसी मुकेश चंद को। मैं भी नहीं जानता मैम। सेम। जी, हमारे सर्कल में कोई मुकेश चंद नहीं है। उसके काम के सर्कल में कोई होगा तो मुझे पता नहीं। हम लोग आपस में काम की बातें बहुत कम करते थे। पर ये है कौन? मुझे नहीं पता, और पापा के काम के बारे में हमें क्या कुछ पता रहता है। विवेक शर्मा मिसिंग केस के ड्रामे में अब एक नया किरदार दाखिल हुआ। उसका नाम था मुकेश चंद। लेकिन विवेक की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में से कोई भी इस व्यक्ति को नहीं जानता था। उस रहस्यमय मीटिंग में जाने से पहले और उस मीटिंग के 1 महीने पहले से विवेक शर्मा की बात एक नंबर से होती रही थी, और वो नंबर इस मुकेश चंद के नाम पर रजिस्टर्ड था। लेकिन सवाल यह था कि कौन था ये मुकेश चंद? क्या ये वाकई में कोई था या फिर ये फर्जी आइडेंटिटी थी? और अगर फर्जी थी तो साजिश क्या थी? मुकेश चंद? जी, वो मेरे पति हैं। कहाँ है? वो अभी अपने ऑफिस में है। पर क्या बात है सर?
अभी ऑफिस में होंगे? हाँ, और कहाँ होंगे? लेकिन आप बताइए, आप उनके बारे में पूछ क्यों रहे हैं? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मुझे इस तरह ऑफिस से उठा लेने का क्या मतलब है? विवेक शर्मा कहाँ है? कौन कहा है? विवेक शर्मा, वीएस इंश्योरेंस कंसल्टेंट का मालिक, 105 सॉलिटेयर बिजनेस पार्क, गरडिया नगर, भोपाल। समझ गए या पिन कोड बताऊं? मैंने ये नाम पहली बार सुना है सर। मुझे नहीं मालूम ये कौन है। मुझे भी नहीं पता कि पापा इसे जानते हैं या नहीं। तुम में से कोई जानता है इसे? लेकिन ये नंबर मेरा नहीं है सर। कैसे नहीं? फोटो तुम्हारी है, एड्रेस तुम्हारा है और तुम्हारे पैन कार्ड की कॉपी लगी है। मुझे नहीं पता सर, पर ये नंबर मेरा नहीं है। तुम्हारे इलाके हबीबगंज में जो मोबाइल शॉप है ना, फास्ट मोबाइल शॉप, उसे हमने ढूंढ निकाला। यहाँ से 1 महीना पहले तुमने ये सिम खरीदा था। ये नंबर 4448976112 यहीं से बेचा गया था। एक सेकंड सर, चेक करता हूँ। जी सर, 12 मई 2017 को यहाँ से सेल हुआ। ये मुकेश चंद है? डॉक्यूमेंट तो उसी के हैं, वही होना चाहिए। सर ये हैं तो मेरे ही, लेकिन मैंने कोई नंबर नहीं लिया 1 महीना पहले। विवेक शर्मा 5 दिन से गायब है और गायब होने से पहले उसकी आखिरी बात तुमसे हुई थी। क्यों गायब किया उसे? नहीं सर, मैं किसी विवेक शर्मा को नहीं जानता। ये मेरे कागजात का गलत इस्तेमाल किया है किसी ने। मुझे कोई फंसा रहा है। कौन फंसा रहा है? क्यों फंसा रहा है? तुम्हारे सारे कागजात किसी के हाथ में कैसे पहुंचे? मुझे मालूम नहीं सर, आप किसी से भी पूछ लीजिए। मैंने आज तक एक सिग्नल तक नहीं तोड़ा है। मैं आदमी को क्या गायब करूंगा? सर विवेक के सारे सर्कल में मुकेश के बारे में किसी को नहीं मालूम। ये मुकेश ये नहीं जानता कि इसके डॉक्यूमेंट्स यूज कैसे हुए। जरूर कुछ झोल है सर। पक्का झोल है, और उससे बड़ा झोल ये है कि इस झोल के बारे में विवेक से जुड़े किसी भी शख्स को कुछ नहीं पता। या सिर्फ कह रहे हैं कि कुछ नहीं पता। ये विवेक शर्मा के ऑफिस के सभी लोग का पीछा किया मैंने। अब ये मत कह देना गोविंद की तुझे कुछ मिला नहीं है। आपके लिए कुछ है मैडम? अब ये नहीं मालूम कि कितने काम का है, पर है। बोल जल्दी। ये जो गीता कुमारी है ना मैडम, ये मुझे कुछ टेंशन में लग रही थी। तुझे कैसे पता कि टेंशन में थी? वो ऐसे कि ये ऑफिस के बाद ऑफिस के ही एक बंदे से मिलती है, वो आशीष सिंह। मुझे सबसे अजीब बात ये लगी मैडम कि दोनों एक ही ऑफिस में सारा दिन साथ साथ होते हैं, फिर शाम को ये बाहर क्यों मिलते हैं, वो भी चोरी छुपे? और बाकी दोनों लड़कियां? ये 2 लड़कियों में जो एक लड़की है ना काजल, ये एक आदित्य से मिली थी। कौन है आदित्य? पूजा पैरल नाम की कोई कंपनी है, विवेक शर्मा की कंपनी के कस्टमर है ये लोग। ये आदित्य वहीं काम करता है। और मैडम इन दोनों की जो मीटिंग हुई ना, बस मीटिंग लगी मुझे कुछ ऐसा खास नहीं लगा। और वो रागिनी? ये रागिनी, ये बहुत अजीब लगी मुझे। कैसे? पता नहीं कि मुझे ऐसा लगा कि उसे पता था कि मैं उसका पीछा कर रहा था। मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि उसे कैसे पता चला कि मैं उसका पीछा कर रहा था। 1 मिनट के लिए ना मैडम थोड़ा नर्वस हो गया था मैं। तो गोविंद तुझे ये लगता है कि ऑफिस के अंदर की बात है?
खबरी बाबू ने उबैदुल्लागंज से लेकर भोपाल तक के सभी गैराजेस छान मारे, सभी कार चोर गैंग्स में अपने कॉन्टैक्ट्स को खंगाला, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं, ना डिसमेंटल करने की और ना ही कलर चेंज की। कमल, इस ऑपरेशन की प्लानिंग बड़ी बारीकी से की गई। 1 महीना पहले सिम कार्ड खरीदा गया, जिससे विवेक को कई कॉल किए गए। अब विवेक के जस्ट गायब होने से पहले एक कॉल किया गया, और हमें मिलता कौन है? मुकेश चंद, जिसकी आईडी इस्तेमाल की गई। सर, अब नमिता की थ्योरी में दम लग रहा है कि विवेक शर्मा के गायब होने की प्लानिंग खुद विवेक शर्मा ने की। करमवीर पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर राठौड़ बोल रहा हूँ। विवेक शर्मा को ढूंढना बंद कर दो। कौन बोल रहा है? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बताऊंगा? अच्छा ठीक है, मत बताओ कि कौन बोल रहा है, लेकिन इतना तो बताओ कि हम विवेक शर्मा को ढूंढना क्यों बंद करें? क्योंकि वो अब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कोई कारण तो होगा। अपना वक्त बर्बाद करते रहो और कारण ढूंढते रहो, लेकिन इतना याद रखो वो कभी नहीं मिलेगा। क्यों? मारा गया है? इंस्पेक्टर, केस क्लोज करो। ये कंप्लेंट ही तुम लोगों को गुमराह करने के लिए की गई है। हेलो, क्या बात है जी? पुलिस आपको ऑफिस से क्यों लेकर गई थी? कुछ नहीं, बस थोड़ी गलतफहमी हो गई थी उन्हें, मिस्टेक। निधि, संभालो अपने आप को, समेटे रखो खुद को, सब ठीक होगा। अभी सब कुछ अजीब लग रहा होगा, लेकिन विश्वास रखो सब ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है राजीव। मैं समझता हूँ निधि, लेकिन इस वक्त तुम्हें संजय के बारे में सोचना है। उस पर क्या बीत रही होगी। देखो, संजय की खातिर तुम्हें स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। वही नंबर सर, 444897612, इसी नंबर से कॉल आया था, मुकेश चंद वाला। वो नंबर अभी तक एक्टिव है? इंस्ट्रूमेंट के आई में नंबर ट्रैकिंग पे डाला है सर। हमारे साथ वाकई में गेम खेला जा रहा है। और ये जो भी है काफी ढीठ खिलाड़ी है। थोड़ा रिवाइंड मोड में जाते हैं। विवेक की पत्नी निधि ने क्या कहा था जिस दिन विवेक गायब हुआ? जब वो ऑफिस के लिए निकला, उसका मूड कैसा था? सो उसने कहा था रोज की तरह था, नॉर्मल। बाय निधि। बाय। वही रूटीन नॉर्मल सी सुबह थी। उन्होंने नाश्ता किया, बाय बोला और ऑफिस चले गए। संजय, तुमसे कोई बात हुई थी विवेक जी की? तुमने कुछ अजीब सा नोटिस किया? नहीं मैम, मैं तो अपने रूम में पढ़ रहा था, और वैसे भी जब पापा ऑफिस जाते हैं तो मुझे अलग से भाई नहीं कहते। कड़ियाँ जुड़ नहीं रही हैं। हमारे पास विवेक के बारे में उतनी जानकारी है जितनी हमें विवेक की पत्नी निधि ने दी या फिर उसके ऑफिस के स्टाफ ने, और मुझे लगता है ये लोग हमें पूरी जानकारी नहीं दे रहे। ये मुमकिन ही नहीं है कि 14 जून को विवेक गायब हो जाता और उसके घर में, ऑफिस में किसी को कुछ पता नहीं कि विवेक कहाँ गया, क्यों गया। कोई बैकग्राउंड तो रही होगी। कोई फाइनेंशियल मामला भी नजर नहीं आ रहा सर। विवेक के बैंक अकाउंट्स, उसके ऑफिस के बैंक अकाउंट्स, उसकी क्लाइंट लिस्ट सभी चेक किए, कहीं कोई हेरा फेरी नहीं है। जिन बैंक्स में विवेक के अकाउंट्स हैं, मैंने उन सभी बैंक से कहा कि विवेक के हर ट्रांजैक्शन पर नजर रखें। विवेक को गायब हुए 14 दिन हो गए, लेकिन अभी तक किसी भी बैंक से कोई भी विड्रॉवल नहीं हुआ। और सबसे अजीब बात है वो कार जो अभी तक ट्रेस नहीं हुई है। उबैदुल्लागंज तक गई थी, ये इन्फॉर्मेशन भी हमें उसे फोन लोकेशन से मिली है। 14 दिन। मुझे नहीं लगता कि विवेक अपनी मर्जी से कहीं गया। शायद विवेक को कहीं ले जाकर रखा गया है या फिर मार डाला गया है शायद। लेकिन क्यों और किसने? मोटिव का कोई एक सुराग तो मिले। चूंकि विवेक के गायब होने के पीछे ना कोई ठोस जानकारी मिल रही थी और ना ही उसे गायब करवाने का कोई ठोस मकसद, विवेक की पत्नी निधि भी शक के दायरे में शामिल की गई। इस केस में विवेक का बेटा संजय भी शक के दायरे में था। विवेक की फर्म का हर एक एम्प्लॉय स्कैनर में आ गया, यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी को विवेक से कोई रंजिश थी, क्या उसके गायब होने का कारण
ऑफिस में तो नहीं था। इन सस्पेक्ट्स में कोई ऐसा था जिसके पास ऐसी जानकारी थी जिससे केस पर रोशनी डाली जा सकती थी, पर यह जानकारी सामने आने में वक्त लगने वाला था। मुश्ताक भाई, मैंने ये खोदा ही नहीं, और पेड़ के बीचों बीच कैसे खोद सकता हूँ? अच्छा भाई, लग तो रहा है खोदा गया है। हाँ, अजीब है, लेकिन मैं तो 2 महीने बाद लौट रहा हूँ। वो ठीक है, पर कुछ तो गड़बड़ लग रही है। देखें? मुश्ताक भाई, मुझे तो डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है छोटे, पर हमारे खेत है। अगर किसी ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो इल्जाम हम पे आ सकता है, इसलिए देखना तो पड़ेगा। जावेद, जावेद, क्या हुआ भाई? भयंकर तरीके से इसे फंसाया गया, फंसाकर इसकी मौत के मुंह तक खींच कर लाया गया। बॉडी मिली होशंगाबाद में और फोन स्विच ऑफ हुआ उबैदुल्लागंज में। जो हुआ है बड़ी बारीकी से की गई प्लानिंग के तहत। एक से ज्यादा खिलाड़ी रहे और इस हत्या का कारण अतीत में विवेक शर्मा के अतीत। मम्मी, क्या हुआ? पुलिस स्टेशन से फोन था, क्या कहा उन्होंने? मम्मी कुछ बोलिए ना। मम्मी क्या हुआ? आप बोलिए ना, बताइए। उन्होंने बोला कि तेरे पापा की बॉडी मिली। क्या हुआ गीता, क्या न्यूज़ है? गीता बोलो ना। पुलिस को विवेक सर की बॉडी मिली है। कहाँ से मिली? होशंगाबाद। बर्बाद? मुझे? तुम्हें वाकई लगता है मुझे बर्बाद किया जा सकता है? चलो बताओ कैसे किया जाएगा? अरे प्लान बताओ, कम ऑन। कितनी अजीब बात है, मैंने सोचा ही नहीं था कि कोई उसकी बॉडी खोद निकालेगा। मुझे तो लगा था कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन क्लोज कर दी और अब ये सब बातें सामने आ रही हैं। मतलब और अब हो गया तो हमें संभल कर चलना होगा। सुनो, किसी सूरत में कार मिलनी नहीं चाहिए, समझे? ठीक है। निधि जी, आपके पति विवेक का मर्डर 14 जून को ही हो गया था, उसी दिन जिस दिन वो ऑफिस से मीटिंग के लिए निकले थे। मैं डेट ऑफ डेथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बॉडी उतनी गल चुकी है। ये 16 वार किस हथियार से हुए होंगे? ऐसे वार हमेशा मांस काटने के चॉपर से होते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर 16 के 16 वार विवेक की मौत के बाद किए गए। भड़ास निकालने के लिए या फिर कोई मैसेज देने के लिए? पॉसिबल। तो फिर मौत कैसे हुई और कब हुई? या वायर से गला घोंटा गया और कर दी। और जिसने भी किया है, इतना तो साफ है, नफरत करता था वो आपके पति से, निधि जी।
वरना मारने के बाद भी इतने बार क्यों? किसी की आपके पति के साथ इतनी गहरी दुश्मनी थी और आप लोगों को भनक तक नहीं थी? ये दीजिए। राजीव जी, क्या कुछ ऐसा है जो आप लोग हमें बताना भूल गए या फिर जानबूझकर नहीं बताया? अगर कुछ भी ऐसा है तो अभी वक्त है, बता दें। रागिनी, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। ठीक है। एक बात बोलूं? क्या? ये आशीष और गीता। आशीष और गीता क्या? मुझे लगता है विवेक सर को इन दोनों ने मार डाला है। What? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है। आशीष। मिसेस विवेक शर्मा। निधि मैम, वैसे आई थिंक वो ये कर भी सकती हैं, पर तुम्हें क्या लगता है इस सब के पीछे मोटिव क्या रहा होगा? इंश्योरेंस, कोई अफेयर? अफेयर राजीव दुबे के साथ? विवेक सर का बेस्ट फ्रेंड? साहब, हम 2 महीने बाद अपने खेत पे आए तो देखते हैं कि मेड़ पे ही एक टीला बना हुआ है, जिसे देखकर हम दोनों के पसीने छूट पड़े। फिर हमने खुदाई शुरू कर दी। इसके अलावा हमको कुछ नहीं पता साहब। कौन सा किसान 2 महीने तक अपनी जमीन से दूर रहता है? साहब, हम 2 महीने के लिए बाहर गए थे और जब बीज बोने का टाइम आया तो हम वापस आ गए और वापस आके देखा तो यहाँ पे ये कांड हो रखा है। तुम लोग 2 महीने के लिए यहाँ पर नहीं हो, तुम्हारी जमीन पे कोई नजर रखने वाला नहीं है। ये बात किस किस को पता है? मेरा यकीन करो सर, विवेक ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा जो मैंने आपको ना बताया हो। हमेशा सब कुछ नॉर्मल सा ही था। कुछ नॉर्मल नहीं था राजीव। 16 वार किए गए। 16 वार नॉर्मल नहीं होते। पर मुझे तो कुछ नहीं पता। बेस्ट फ्रेंड के सामने विवेक ने नकाब पहना। अब लगता है आप सब लोग हमारे सामने नकाब पहन रहे हो। लोगों के नकाब उतारना हमारा पेशा है और नकाब उतारने का हमारा सलीका और तरीका थोड़ा टेढ़ा होता है, खासकर मर्डर केस में, जो क्या विवेक का केस बन गया है। भयंकर मर्डर का केस। तुम्हारे और निधि के पास लास्ट चांस है। हमें असली चेहरे दिखाओ, खुद के और विवेक का। पुलिस ने मुझे पूछताछ के लिए बुलाया है। बुलाया तो मुझे भी है, एंड आई एम श्योर रागिनी और काजल को भी बुलाया होगा। मतलब हम चारों से अलग अलग बात कर रहे हैं? हाँ, तो करने दो। हम जो जानते हैं, जो अभी तक कहते आए हैं, आगे भी वही कहेंगे। सर, वो 2 किसान भाई मुश्ताक और जावेद, दोनों का कहना है कि उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि उनकी जमीन का इस्तेमाल किसने किया विवेक को दफनाने के लिए। उनके आसपास किसी का विवेक से कोई कनेक्शन? दूर का ही सही। वही तो हैरत की बात है सर। पूरे गांव में क्वेश्चनिंग थी, लेकिन किसी ने विवेक का नाम तक नहीं सुना और किसी का इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना। 99.99% ये इनसाइड जॉब। ये मर्डर किसी अंदर वाले ने किया। अब ये अंदर वाला या तो घर में से कोई है या ऑफिस। उंगलियां अब हर किसी पर और कई दिशाओं में उठने जा रही थीं। ऐसा लग रहा था कि विवेक के कत्ल के पीछे कई लोग हो सकते हैं, पर क्यों थे? इस सवाल का जवाब एक रहस्यमय धुंध में लिपटा था। गीता और आशीष? मेरा शक पक्का है मैम। पर क्यों? बॉडी लैंग्वेज स्टडी कीजिए दोनों की। ठीक उन लोगों की तरह है जो लोग कुछ छिपा रहे होते हैं पर सब सही होने का नकाब पहनते हैं। रागिनी, उस दिन 14 जून की दोपहर जिस मीटिंग के लिए विवेक शर्मा निकला, जिस नंबर से उसे कॉल आया 4448976112, वो सब गीता और आशीष का किया करा है। एग्जैक्टली मैम। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब उन दोनों की जोड़ तोड़ थी। निधि शर्मा, निधि विवेक शर्मा, और किस बेसिस पे इल्जाम लगा रहे हो तुम दोनों? सर, अभी तो सिर्फ शक है, कोई सबूत नहीं है हमारे पास। हाँ, तुम्हारे शक का बेसिस क्या है? जैसे जैसे विवेक सर का लौटना डिले होता गया, हमारा शक बढ़ता गया सर। उन दोनों के बीच में कोई अनबन थी जो तुम लोगों ने पहले रिपोर्ट नहीं की? नहीं सर, शक तभी हुआ जब विवेक सर के मिसिंग होने के बाद क्लाइंट्स के कॉल पर कॉल आने लगे। सबको अपनी डील क्लोज करनी थी और काम आगे बढ़ाना था। अब
चूंकि विवेक सर नहीं थे फैसले लेने के लिए, तो मैंने उनके बेटे संजय को कॉल किया। गीता ने फ़ोन किया था, कह रही थी कि क्लाइंट से कॉल पे कॉल आ रहे, किसी को पापा की जगह डील्स करनी पड़ेंगी। और फिर कुछ दिन बाद मुझे निधि मैम का कॉल आया। गीता, ध्यान रहे हाथ से एक भी क्लाइंट जाना नहीं चाहिए और ना ही कोई क्लाइंट डिस्टर्ब हो। जी मैम, आई अंडरस्टैंड, बट उसके लिए सिग्नेचर्स लगेंगे, अप्रूवल्स लगेंगे। कंपनी में मेरा भी नाम है ना एज अ पार्टनर? जी मैडम। तो मैं साइन करूंगी, मैं अप्रूवल्स दूंगी। तुम अपना काम एज यूजुअल कंटिन्यू करो। उनकी आवाज़ इतनी नॉर्मल, इतनी रोज़मर्रा वाली थी, मानो प्रिपेयर थे इस सिचुएशन के लिए। इनफैक्ट शायद वेट कर रही थी। सर, जब गीता ने मुझे बताया तब मुझे थोड़ा शक हुआ कि शायद एजेंसी हत्या ने निधि मैम ने खुद कुछ कर दिया हो। और जब 3 दिन तक विवेक सर लौटे नहीं, तो मुझे फीलिंग आने लगी कि शायद अब वो नहीं रहे। और ये जो फीलिंग है तुम्हारी, ये तुम लोगों ने अपने तक रखी, हमें बताना जरूरी नहीं समझा? सर ऐसे कैसे कुछ कह सकते थे, कोई सबूत नहीं था हमारे पास। मुझे भी एक फीलिंग हो रही है और सबूत भी है कि विवेक के मर्डर के पीछे तुम दोनों का हाथ है। सर क्या बात कर रहे हैं आप? किसने कान भरे सर आपके? सर लेकिन ये सब करके फायदा क्या होगा हमारा? सर बताइए ना सर, कौन हमारे पीछे आपको ये सब बता रहा है? भाई, जो जानता है कि इस कत्ल के पीछे तुम दोनों। सर, हर कत्ल के पीछे एक मोटिव होता है। हमारा जीरो मोटिव है। हमारा विवेक सर के साथ कनेक्शन भी अच्छा था, और भले ही कुछ भी हो जाए, हम तो एम्प्लॉयज ही रहते हैं ना सर। निधि मैम की तरह एजेंसी के मालिक थोड़ी बन जाते हैं। तुम दोनों, रिश्ता है तुम दोनों के बीच? हाँ सर, पर इसका मर्डर से कोई कनेक्शन नहीं है। हमारी विवेक सर से कोई शिकायत नहीं थी। वो एक अच्छे एम्प्लॉयर थे और हम अच्छे एम्प्लॉयज, सिर्फ एम्प्लॉयज। रागनी क्यों काजल? सर मुझे नहीं पता, बस क्या काजल? काजल, तुम्हारे बॉस विवेक शर्मा का मर्डर हुआ, भयंकर मर्डर। अब तुम रागनी का नाम ले रही हो, तो कोई कारण तो होगा। कारण तो है, लेकिन क्या है मैं बता नहीं पा रही हूँ। जो भी है बोलो। सर वो क्या? सर वो सब जानती है, मर्डर कैसे होता है, क्यों होता है, आप लोग आगे क्या करेंगे, सब जानती है वो। कैसे? कहने को तो कहती है कि क्राइम शोज देखकर सब पता चला है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इन्वॉल्व्ड है, इसीलिए वो गीता और आशीष के नाम भी ले रही है। तो तुम्हें लगता है कि वो गीता और आशीष का नाम लेकर खुद का जुर्म छुपा रही है? बॉडी लैंग्वेज ठीक उन लोगों की तरह है जो लोग कुछ छुपा रहे होते हैं पर सब सही होने का नकाब पहनते हैं। सबके सब गेम खेल रहे हैं। रागनी कह रही है गीता आशीष, गीता आशीष कह रहे हैं वाइफ निधि शर्मा, और काजल कह रही है कि रागनी मास्टरमाइंड है। सर वो बच्चों की बर्थडे पार्टी में गेम्स नहीं होते, वो पासिंग पार्सल, म्यूजिकल चेयर्स, ये सब के सब ऐसे ही ड्रामा कर रहे हैं। सबके सब एक दूसरे को संदिग्ध बना रहे हैं, पर किसी का भी क्लियर मोटिव समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही विवेक की बॉडी मिली, मिसिंग से केस मर्डर का बना, सबके इक्वेशन बदल गए। सब ऑर्केस्ट्रा में होता है ना, कंडक्टर का इशारा होते ही पहला इंस्ट्रूमेंट बजाता है, फिर दूसरा, तीसरा, फिर सब मिलके। पर निमिता, सवाल ये है कि ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट कौन कर रहा है? हमें इस केस का क्रैक 4448976112 इसी नंबर से मिलेगा। हाय, क्या हाल है? एक मंच तैयार किया गया। 1 महीने के टाइम में एक ऐसी पटकथा लिखी गई जिसमें विवेक शर्मा को फंसाया गया। और सवाल यह है कि विवेक शर्मा फंसा गया, उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी या फिर ऐसी क्या कमजोरी थी जिसके बारे में हमें किसी ने कोई हिंट नहीं दिया। और अब देखिए सर, विवेक शर्मा का सारा स्टाफ एक दूसरे पर शक को पास कर रहा है, मानो कोई फुटबॉल का गेम चल रहा हो। मुझे लगता है नया पास जल्दी आने वाला है। अरे राशिद, लाइफ मजे लेकर जीने के लिए यार, वरना इंसान के जीने का क्या मतलब है बता? इंसान है ना, सिर्फ परफेक्ट होने का सपना देख सकता है, लेकिन वो कभी परफेक्ट नहीं होता। वो सही और गलत दोनों करता है, सही का पलड़ा भारी रहे। जैसे मेरा है दोस्त। इस तरह बातों से जस्टिफाई करने से जो गलत किया है वो सही नहीं बन जाता। तू जानता है तूने कुछ तो गलत किया है। गलत वो होता है जो किसी को हर्ट करे। अगर किसी को कुछ पता ही नहीं तो हर्ट होने का सवाल ही कहाँ उठता है। एक चीज होती है भाई,
भरोसा, विश्वास जो तुझ पर एक नहीं दो दो लोग करते हैं, निधि और संजय। और मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ, इसलिए तुझे सब कुछ खुल के बताता हूँ। असली फ्रेंड मानता हूँ तुझे। मैं तेरी भाषा में बोलता हूँ, भरोसे का इन्वेस्टमेंट प्लान एक बार फेल हो गया ना, तो दुनिया की कोई भी इंश्योरेंस उसे कवर नहीं कर सकती। ये पकड़े जाने का रिस्क मत ले यार, सेफ खेल। पकड़े जाने का रिस्क लिया तो उस रिस्क का डैमेज क्या होगा, कितना होगा, ये तेरी असेसमेंट के बाहर है विवेक। तू क्या, ये अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। जैसा कि पुलिस को शक था, आरोपों का फुटबॉल अब अपने अगले पास के लिए तैयार था। एक ऐसा खुलासा हुआ जिसके बारे में विवेक से जुड़े किसी ने एक बार भी जिक्र नहीं किया था। शायद इन लोगों में से कुछ लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था और कुछ शायद पता होते हुए भी चुप बैठे रहे थे। इंस्पेक्टर, मुझे थाने आकर कुछ कहना है। विवेक की एक सीक्रेट थी। वो तो होना ही था। मैं बस इंतजार कर रहा था कि कब कोई सामने आकर इसका खुलासा करेगा। सर, जब वो गायब हुआ तब मुझे ऐसा नहीं लगा था कि उसकी सीक्रेट का उसके गायब होने के साथ कोई कनेक्शन होगा। अब ये केस विवेक के गायब होने का नहीं है, विवेक के मर्डर का है। विवेक अब लौटने वाला नहीं। अब तुम जो भी बोलोगे वो विवेक को दर्द नहीं देगा, बल्कि उसे इंसाफ देगा। तू झूठ बोल रहा है ना संजय? मैं क्यों झूठ बोलूंगा मम्मी? और मेरे झूठ बोलने से पापा लौट आएंगे क्या? राजीव को पहले से ही मालूम था। उन्होंने 14 जून को ही मुझे सब बताया था, जब पापा घर नहीं लौटे थे। संजय, पापा के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तूने तो कुछ नहीं किया ना? नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया है। विवेक का एक छुपा हुआ पहलू था। इंतजार कर रहा हूं इस खुलासे का। उसका ये सीक्रेट कोई नहीं जानता था। आप जानते थे, लेकिन आप बोल रहे हैं। उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, औरतें। हमारी सबसे पहली थ्योरी यही थी। कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई फिरौती नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। बंदा ऑफिस से मीटिंग के लिए निकलता है और गायब। मामला अफेयर का होना ही था। कौन थी वो औरत? सर, मैंने कहा उसकी कमजोरी थी औरतें, एक से ज्यादा। सर, कितनी थी मुझे नहीं मालूम। सबके बारे में नहीं मालूम होगा, लेकिन कुछ के बारे में तो मालूम होगा। बताया होगा विवेक ने डिटेल में। क्लोज फ्रेंड था? नहीं सर, उसने किसी के नाम नहीं बताए, कोई डिटेल्स नहीं दी। लेकिन सर, वो हर वक्त किसी न किसी के साथ इन्वॉल्व रहता था। उसके ऑफिस में कोई थी? ये तीनों लड़कियां, गीता, रागनी और काजल, इनमें से किसी के साथ विवेक शर्मा का चक्कर रहा होगा। तो इनमें से किसी ने किया है? इनमें से किसी ने, या इनमें से किसी की वजह से किसी ने। गोविंद तो किस तरफ इशारा कर रहा है? संजय, विवेक का बेटा। उसके सर्कल से मैंने पता किया है, काफी हद तक परेशान और दुखी रहा है वो काफी अरसे से। मुझे तो लगता है कि उसे अपने बाप के अफेयर का पता चला होगा। माँ के लिए बहुत बुरा लगा होगा, इतना बुरा लगा होगा कि उसने अपने ही बाप को खत्म कर दिया। मैडम, ये पूरा कांड घर के अंदर से ही रचा गया होगा। राजीव दुबे, पता मुझे क्या लगता है? तुम ये सब कुछ जो कह रहे हो कि विवेक वुमेनाइजर था, दरअसल ये तुम्हारी गुगली है हमें गुमराह करने के लिए। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारी गुगली नो बॉल। सच ये है कि विवेक के मर्डर में तुम भी शामिल हो। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सर, विवेक मेरा दोस्त था। इसी दोस्ती की वजह से मैंने निधि को कुछ नहीं बताया। सर, उसे बहुत गहरा जख्म होता। 16 वार विवेक की बॉडी पर 16 गहरे वार किए गए थे। और इतनी नफरत कोई करीबी कर सकता है। एक करीबी निधि थी और दूसरे तुम दोनों ने मिलकर अपने रास्ते का कांटा हटा दिया। नहीं सर। किसके जरिए तुमने विवेक को फांसा था? ये क्या बकवास कर रहे हैं? सुनो बकवास, तुमने 1 महीना पहले किसी के जरिए विवेक को दाना डाला था। मिस्टर विवेक, हाँ, हमारी कंपनी ने एक ज़मीन ली है फैक्ट्री डालने के लिए, तो उस ज़मीन के इंश्योरेंस की बात करनी थी। श्योर मिस्टर नीलेश,
मार्केट में सबसे बेस्ट ऑफर हम आपको दे सकते हैं विद अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। आप असेसमेंट के लिए जल्द से जल्द हमारी ज़मीन कब तक देख सकते हैं? आप बताइए। 1 हफ्ता। डन। आप डेट फिक्स कीजिए, मैं रेडी रहूँगा। जिसको तूने ये काम सौंपा था वही विवेक को उसकी मौत के मुंह तक लेकर गए। मिस्टर विवेक जी, मैं आपका इंतजार करता हूँ। क्या आप आ सकते हैं अभी? हाँ, मैं 10-15 मिनट में निकलूंगा। मिलते हैं वहाँ। ज़मीन होशंगाबाद में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नो प्रॉब्लम। ऐसा ही हुआ था ना। अब ये बताओ, ये काम तुमने अकेले ने किया या ये कोई जॉइंट वेंचर था तुम्हारे और निधि शर्मा के बीच? राजीव दुबे, हम इंतजार कर रहे हैं, बोलो। मैंने समझाया था उसे, ये औरतों वाला मामला एक दिन बुरी तरह फंसा देगा। गले में फांसी का फंदा बना जो तूने और निधि शर्मा ने मिलकर उसके गले में डाला था? नहीं सर, बल्कि मैंने तो उसे समझाया था, मैंने उसे नहीं मारा सर। और मुझे पूरा विश्वास है निधि भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती सर। क्यों नहीं कर सकती? उसका पति जमाने भर की औरतों के साथ रिश्ते बना रहा था। क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं था, और विवेक खुद मुझे ये सब नहीं बताता तो नकाब के पीछे का उसका असली चेहरा आज तक कोई नहीं देख पाता। विवेक को क्यों फंसाया गया, कैसे उसे अपनी मौत की तरफ ले जाया गया, और इस कत्ल का मोटिव अब धीरे धीरे उभरने लगा। ये मोटिव, ये मकसद था विवेक की व्यभिचारी फितरत। पर विवेक के एक वुमनाइजर होने की बात सिर्फ अब जाकर दुनिया के सामने आई थी। इस बात का आभास हो रहा था कि विवेक के लिए जाल बिछाया गया था, लेकिन किसने बिछाया था इस पर अभी रोशनी पड़नी बाकी थी। मर्डर को अंजाम देने के 1 महीने पहले इसकी प्लानिंग की गई थी। विवेक शर्मा को मार डालने की यह प्लानिंग सटीक थी, बारीकी से की गई थी। बिछाया गया जाल मजबूत था और छुपा हुआ भी। ये गर्लफ्रेंड्स वगैरह के बारे में मुझे तब पता चला जब राजीव अंकल ने मुझे सब बताया। क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारी मम्मी और राजीव तुम्हारे पापा को मारने वाले थे? मम्मी को तो पापा के बारे में आज सुबह से पहले पता भी नहीं था। मुझे यकीन नहीं होता। मुझे भी राजीव अंकल की बात पे यकीन नहीं होता सर। मुझे भी यकीन नहीं होता कि मेरे पापा अब नहीं रहे। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा था जो मेरे पापा का मर्डर करना चाहता था। मुझे नहीं लगता कि मेरे पापा किसी का बुरा करते, जानबूझ के किसी को हर्ट करते सर। और अगर किया भी था तो क्या मेरे पापा को मारना जरूरी था सर? किसने किया सर? मुझे जानना है कि मेरे पापा के साथ ऐसा किसने किया। कौन थी वो लड़की? क्या नाम है उसका? कोई एक लड़की नहीं थी, मेरा शक है ऑफिस में से कोई है। गीता, रागिनी, काजल, या उससे पहले भी कोई और? मुझे पता होता तो मैं बताता ना। राजीव, तुम्हें पहले से पता था कि उसका अफेयर चल रहा है, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। मैं कैसे बताता? मुझ पे भरोसा करके उसने मुझे बताया। मैं तुमसे कहता तो तुम दोनों की शादी टूट जाती। अभी भी तो टूटी ना राजीव, अब तो सब टूट गया। मैंने कितनी बार समझाने की कोशिश की, वो मानता ही नहीं था। क्यों? क्या कहता था? गलत तब होता है जब किसी को पता हो गलत हुआ है। वो मेरी बात सुनता ही नहीं था। मेरी सुनता? अगर तुमने बताया होता तो। वो उन लड़कियों के साथ सिर्फ सोता था कि किसी से प्यार भी करता था? मुझे नहीं लगता वो किसी से प्यार करता था। मेरे बारे में कभी बात करता था प्यार से? गाड़ी मिल गई है सर, विवेक शर्मा की, MPCX I407X। हबीबगंज में मिली? हाँ सर, कई दिनों से रोड साइड पार्क थी।
कमल, कत्ल हुआ उबैदुल्लागंज में और दफनाया गया होशंगाबाद में, और विवेक की गाड़ी को ठिकाने लगाया गया हबीबगंज में, शातिर प्लानिंग। और इसका सीधा सीधा ताल्लुक विवेक के बेशुमार अफेयर के साथ है, और मुझे लगता है इनमें से कोई एक अफेयर ऑफिस में से किसी के साथ था। और ये तीनों रागिनी, काजल और गीता आपस में बॉल पास करते हैं, किसी पे शक टिकने नहीं दिया। सब तोड़ते हैं तीनों को। यार कार तो एक ना एक दिन सामने आनी थी ना, हमारी बात हुई थी इस बारे में। एक पूरी की पूरी गाड़ी को तुम ऐसे ही गायब नहीं कर सकते हो, ठीक है? लेकिन लाश मिलने की बात नहीं हुई थी, समझा करो यार, सब बिखर रहा है। देखो, इस बारे में भी हमारी बात हो चुकी थी। मैंने पहले ही काफी बार कहा था कि ये सारी की सारी बातें एक न एक दिन सामने जरूर आएंगी। खैर, अब सब इस पर निर्भर करता है कि वो कब तक पुलिस को घुमाती है। बस बिखरनी नहीं चाहिए। मैं कबूल करती हूँ, विवेक सर और मेरा अफेयर था। गीता, और कोई चॉइस है भी नहीं तुम्हारे पास। लेकिन वो 3 साल पहले था। सर को एंजॉय करना था और मुझे भी अपनी जॉब में आगे बढ़ना था। और वो छोड़ना नहीं चाहता था, अभी एंजॉय करना चाह रहा था। मैंने कहा ना, ये 3 साल पहले का अफेयर था। अभी मैं और आशीष साथ हैं और हम सीरियस हैं। विवेक सर के साथ जो कुछ भी था वो 3 साल पहले ही ख़त्म हो गया। अगर ख़त्म हुआ होता तो तुम हमें बताती। मैडम, मुझे किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए थे, बस इसीलिए नहीं बताया। नोट कर लो, तो यही बात रागिनी बोलने वाली है। मुझे मालूम था गीता का अफेयर था विवेक सर के साथ, इसलिए मैंने कहा था कि उसने और आशीष ने मिलकर कोई प्लानिंग की। और तुम्हारा कुछ नहीं था तुम्हारे विवेक सर के साथ? नहीं सर, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि ऑफिस में बॉस के साथ रोमांस करूँ। हाँ, पर उन्होंने ट्राई जरूर किया था। रागिनी, तुम्हें मेरे साथ क्लाइंट मीटिंग के लिए चलना चाहिए। काम फास्टर सीखोगी, ऑफिस के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। सर, जब मैं फील करूँगी कि मैं रेडी हूँ क्लाइंट मीटिंग्स के लिए, तब मैं ज़रूर चलूँगी। एक क्लाइंट के साथ लंच मीटिंग है आज। थैंक यू सर, बट नो सर, मैं इस वक्त कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ, प्लीज़। गीता या काजल ने मुझसे डायरेक्टली कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे पता था होटल में लंच मीटिंग का क्या मतलब होता है। वैसे काफ़ी स्मार्ट हूँ मैं सर। उतनी भी नहीं, क्योंकि तुम्हें लगा तुम्हारा प्लान कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। मालूम है मुझे, आप मुझे प्रेशराइज करके मुझसे कुछ निकलवाने के चक्कर में हैं। आप पुलिस वालों की स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ये, आई नो। लेकिन सर, इस वक्त आप मेरे साथ डेड एंड पर हो, मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। फिर किससे मिलेगा? गीता या काजल? मुकेश चंद, याद है आपको? उसने कौन सा नंबर यूज किया था? वो है कातिल? सर, मैंने अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन की है और मेरी रीडिंग के हिसाब से मुकेश चंद के डिटेल्स यूज हुए हैं। फर्जी सिम बनाया गया है। वो तो सिर्फ बलि का बकरा था। सॉरी, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। तुम काफी स्मार्ट हो। फिर तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन से ये तो जरूर पता चला होगा कि वो फर्जी सिम कार्ड किसने बनाया। मेरी झूठी तारीफ छोटी आवाज में कर रहे हो सर। रागिनी, उस आदमी का नाम दो। दे तो दूंगी, पर आप यकीन नहीं कर पाओगे। यकीन करना ना करना वो हम पे छोड़ दो, तुम बस नाम दो। सर, आप ये क्या कह रहे, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विवेक ने क्या तोड़ा? दिल, वादा या भरोसा? क्या गलत किया था विवेक ने तुम्हारे साथ? ये कैसा सवाल है सर? मैं उनकी एम्प्लॉय थी, वो मेरे बॉस थे और मैं बहुत मेहनत करती थी सर, बस इतना ही है। तो फिर किसके साथ गलत किया ऑफिस में? अफेयर करके किसे छोड़ दिया? सर, मुझे कैसे पता होगा? मैं अपने काम से काम रखती थी। काजल चौहान ने विवेक सर को मारने का प्लान बनाया था। पहले तुम गीता आशीष कह रही थी। सर, गीता आशीष गलत कैलकुलेशंस थे। गलत कैलकुलेशन क्यों कहोगी? सर, मैं गलत संभावना पकड़ के चल रही थी। होती है गलती 2 और 2 4 में, पर एक काजल के साथ कोई गलती नहीं हो सकती सर। मैंने काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व किया है उसे सर।
और क्या कैलकुलेशन की? सर हमारे क्लाइंट हैं पूजा अपैरल्स, काजल उनका अकाउंट हैंडल करती है। जानते हैं, आगे? पूजा अपैरल से हैं आदित्य सिंह। आदित्य सिंह का क्या कनेक्शन है विवेक के मर्डर से? उन दोनों का अफेयर चल रहा है सर। तुम फिर गेम खेल रही हो खुद को बचाने के लिए? सर मैं कोई गेम नहीं खेल रही, और जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो खुद को क्यों बचाऊं? सर मैं आपकी सिर्फ हेल्प कर रही हूँ। जब आपका खबरी मेरा पीछा कर रहा था तब मैं इस काजल को फॉलो कर रही थी। वो ऑफिस मीटिंग्स के अलावा बाहर मिलते हैं। विवेक सर के गायब होने के बाद रोज मिल रहे थे और दोनों काफी नर्वस लग रहे थे। इस काजल का बड़ा भोला भाला चेहरा है सर, लेकिन आप उसके चेहरे पर मत जाइए, वो सिर्फ एक नकाब है। उस नकाब के पीछे एक चालाक प्लेयर छिपे हुए। कैसे प्लेयर? गेम ऑफ लव सर। वो विवेक सर के साथ भी अक्सर बाहर जाती थी, कहने को मीटिंग्स, पर असलियत तो सिर्फ वो दोनों जाने। काजल चलो जल्दी, हम लेट हो रहे हैं। और वो मुकेश चंद वाली बात? वो बस मेरा डिडक्शन था। पहले मुकेश चंद के नाम पे फर्जी सिम, फिर विवेक सर को फंसाया जाता है, फिर मारा जाता है, फिर दफनाया जाता है, और फिर उनकी कार को किसी रोड पे पार्क कर दिया जाता है। पर आप लोगों को पता लगाने में इतना समय लगा। सर इंग्लिश में इसे इंट्रैपमेंट कहते हैं। काफी जानकारी रखती हो तुम परफेक्ट क्राइम के बारे में। बचपन से सर मैं फैन रही हूँ क्राइम शोज की और क्राइम नॉवेल्स की। पिछले 8 साल से क्राइम पेट्रोल देख रही हूँ और हर बार एक ही बात सामने आई है, जिस पर पुलिस का कम से कम शक होता है ना सर, वही होता है किलर। अभी भी संदिग्धों का फुटबॉल पास चल रहा है, लेकिन कोई गोल नजर नहीं आ रहा। और ये गोल जरूर किसी ऑफिस वाले ने स्कोर किया है। रागिनी ने मुकेश चंद का नाम लिया था। वो तो ऑफिस में सबका नाम लेती रहती है, गोल गोल बातें करती है। अजीब कैरेक्टर है उसका। यस सर, मुझे भी थोड़ी ऑफ लगती है वो। राजीव दुबे, अगर राजीव दुबे ने ये औरतों वाली बात का खुलासा शुरुआत में किया होता तो हमारी थ्योरी क्या बनती? हम विवेक शर्मा के कॉल रिकॉर्ड्स में से औरतों की लिस्ट बनाते, उनकी छटनी करते, और फिर खबरियों के जरिए पता चलता कि विवेक के ऊपर इतना गुस्सा किसे था। लेकिन सर विवेक के फोन रिकॉर्ड में हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। शायद वो फोन पर रोमांस ना करता, फेस टू फेस करता, और फेस टू फेस सबसे ज्यादा वो ऑफिस में होता था। गीता ने कबूल किया है कि 3 साल पहले उसका विवेक के साथ अफेयर था, लेकिन ये बात राजीव और निधि को नहीं पता। रागिनी ने किसी अफेयर से इनकार किया, लेकिन काजल का नाम लिया। तो काजल हो सकती है? अगर है तो फिर काफी शातिर दिमाग की, इतनी शातिर कि विवेक को फंसाकर उसकी मौत के मुंह तक ले गए। सर मेरी काजल पे ये इन्फॉर्मेशन है कि वो यहाँ अकेली रहती है। ओरिजिनली वो जबलपुर से है और उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। सिम कार्ड खरीदा गया हबीबगंज से, और विवेक की कार लवारिस मिली हबीबगंज, तो हो सकता है कातिल का कोई कनेक्शन हबीबगंज से हो। वैसे इस रागिनी ने इंट्रोगेशन के दौरान एकदम से मुकेश चंद का नाम लिया। तो हबीबगंज में रहने वाले मुकेश चंद के किसी करीबी ने चुपके से मुकेश चंद के डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस किया, फर्जी सिम कार्ड खरीदा जो ऑपरेशन में इस्तेमाल हुआ। तो मुकेश चंद का कोई करीबी इस कत्ल की साजिश का हिस्सा हो सकता है, या शायद खुद कातिल। और इस मुकेश चंद की जानकारी में थी इस केस को खोलने की चाबी। जरूरी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज हम अक्सर मिटाते नहीं हैं, जबकि उनका गलत इस्तेमाल होने का खतरा बना रहता है। अक्सर हमें पता तक नहीं होता कि हमारे सर्कल में वो कौन बंदा या बंदी है जिसने हमारी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी ली किसी काम से और किसी और ही जगह इस्तेमाल की। फिर से कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम मेरे कागजात का किसने गलत इस्तेमाल किया है। मुकेश चंद कुछ तो याद करो, तुमने अपने कागजात कहाँ दिए थे, किसे दिए थे? राजीव दुबे, इसे जानते हो? नहीं। संजय शर्मा? नहीं। निधि शर्मा? नहीं। रागिनी, काजल, गीता, इनमें से किसी को? नहीं सर, मैं इन लोगों को नहीं जानता, किसी को भी नहीं। आशीष? नहीं सर। मुकेश चंद, इनमें से किसी को भी नहीं जानते? ये तो आदित्य है सर।
मेरा पड़ोसी है। इसने सर, इस रागिनी ने तुक्के में मुकेश चंद का नाम उछाला था और हमने कैच कर लिया। इस आदित्य का पार्टनर, कोई साथीदार? सर, एक नाम है नीलेश कुमार। लिस्ट में से कॉल्स कई बार आते जाते रहे। इतना ही नहीं सर, कत्ल वाले दिन दोनों की फोन लोकेशंस उस फर्जी सिम कार्ड वाले फोन से मैच हुई। आने के लिए थैंक यू विवेक। अरे कोई नहीं। मिला क्या? इसमें कुछ भी नहीं है यार। अरे देख उसके पर्सनल फोल्डर्स में देख, यहाँ पे भी नहीं है। अरे होगा अंदर, देख अच्छे से छान कर। नीलेश कुमार, आदित्य तुम्हारा दोस्त है ना? जी। आओ आदित्य, बैठो। क्यों लाया गया मुझे यहाँ? बैठो। पहले बताओ। ओए, बैठ। अरे सर, आप पूछिए ना जो पूछना है। चल बैठ। बैठ। मिस काजल चौहान, आदित्य और नीलेश को धर लिया हमने। काजल? काजल ने करवाया? आई ऑलमोस्ट न्यू इट कि ये सब काजल ने किया है। लेकिन ये सब कब कैसे हो गया? रागिनी, तुम और क्या जानती हो सबके बारे में? मैं और कुछ नहीं जानती, बस मैंने गेस किया था कि ये सब शायद आदित्य और काजल ने किया होगा। काजल? अभी कुछ कंफर्म नहीं है, पुलिस पूछताछ कर रही है। काजल के बॉयफ्रेंड आदित्य और उसके साथ एक और बंदे को अरेस्ट किया है, कोई नीलेश है। काजल, आदित्य, नीलेश, तुम लोगों के खिलाफ हमारे पास बहुत कुछ है, पर तुम लोगों के पास वक्त बहुत कम है, इसलिए जितनी जल्दी बोलोगे तुम लोगों के लिए उतना बेहतर होगा। विवेक शर्मा को तुम लोगों ने क्यों मार डाला? सर, वो आदित्य मेरा दोस्त है, मैं बस इसकी हेल्प कर रहा था। मर्डर में? और कोई तरीका नहीं है क्या? जब तक विवेक जिंदा है मैं काजल को शादी के लिए नहीं मना पाऊंगा यार। लेकिन यार, विवेक को मार देने से अच्छा और आसान उसे छोड़ देना है। और काजल उससे ब्रेकअप क्यों नहीं कर रही है? अरे वो उसे नहीं जाने दे रहा है यार। अबे यार, शादीशुदा आदमी है, 19-20 साल का बेटा है उसका। बोलना काजल को धमकी देने के लिए कि वाइफ और बेटे को सब बता दूंगी। अरे नहीं यार, ऐसे नहीं हो सकता। वो डरती है, उसे डर है कि विवेक उसे बर्बाद कर देगा। तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती हो? मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, आई प्रॉमिस। नहीं आदि, मैं चाहती हूँ अभी ये नहीं कर सकती। दिस इज नॉट पॉसिबल। तुम पूरी तरीके से उसकी मुट्ठी में क्यों हो काजल? वाई? क्योंकि वो है ऐसा, खतरनाक है वो। सबके सामने एक चेहरा है और पीछे कुछ और। मैं जब उससे पहली बार मिली थी, मुझे उसका ये चेहरा दिखा ही नहीं, सिर्फ ये गुडी गुडी मास्क। मेरे पेरेंट्स बीमार हैं, मेरे साथ रहते हैं, उनकी देखभाल में काफ़ी खर्चे थे। मेरे लिए वो जॉब दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। और विवेक मुझे सब कुछ ऑफर कर रहा था, सब कुछ। विवेक, तुम शादीशुदा हो। मेरी शादी बेमतलब की है, तुम जानती हो। 19 साल का बेटा है तुम्हारा। तो मेरी अपनी जिंदगी है, तुम्हारी भी तो है।
ये सीरियस हो सकता है। होने तो किसी को पता लग सकता है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ये सब हम दोनों के बीच में ही रहेगा, प्रॉमिस। मैं रिलेशनशिप में बंध गई थी विवेक के साथ। मुझे कोई आइडिया नहीं था हमारा रिश्ता कहाँ जा रहा है। या कम इन। हम आए दिन सेक्स के लिए मिलते और वो मेरी काफ़ी अच्छी तरीके से हेल्प कर रहा था। प्रमोशंस, इंक्रीमेंट्स, बोनस, ऊपर से गिफ्ट्स। लेकिन हमारा रिश्ता उसके आगे कहीं जा ही नहीं रहा था। विवेक, मुझसे शादी करोगे? तुम जानती हो मैं शादीशुदा हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि इस बेड पर 3 साल पहले मैं नहीं, गीता हुआ करती थी। इस रिश्ते के बनने से पहले हमारी क्लियर कट बात हुई थी। मैंने कहा था सीरियस हो सकता है और तुमने कहा था होने दो। विवेक, अब मैं हूँ सीरियस तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ शेयर करना चाहती हूँ, सिर्फ 1 घंटे के लिए नहीं। सिर्फ ये 6 बाय 6 का बेड शेयर करना नहीं चाहती। मैं पूरा घर, पूरी जिंदगी शेयर करना चाहती हूँ। ये कभी नहीं होगा। तो आज तक इस कमरे में जो होता आया है वो भी अब कभी नहीं होगा। क्यों? कोई और है तुम्हारी लाइफ में? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक चीज क्लियर है, मैं ऐसे कंटिन्यू करना नहीं चाहती। जहां हमारे रिश्ते की बाउंड्री ये 6 बाय 6 का बेड है और कुछ नहीं। कौन है वो? कौन है तुम्हारी लाइफ में? वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है और तुम उसके हाथों की कठपुतली बने जा रही हो। मैं ऑलरेडी कठपुतली हूँ आदित्य, और वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम किसी और से प्यार करने लगी हो, ब्रेकअप चाहती हो? हाँ। तुम्हें याद है वो वीडियोस जो हम बनाते थे होटल रूम में, सेक्स वाले वीडियोस? वो ब्लैकमेल, धमकी दे रही हो मुझे विवेक? ना 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 ना, रियलिटी। तुम मुझे छोड़कर जाने की सोचना भी मत काजल। तुम जहां भी जाओगी ना, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और बर्बाद कर दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूँ विवेक, और याद रखो तुम्हारी भी एक वाइफ है, एक लड़का है। अगर तुम मुझे बर्बाद कर सकते हो तो मैं भी तुम्हें बर्बाद कर सकती हूँ। बर्बाद? मुझे? तुम्हें वाकई लगता है मुझे बर्बाद किया जा सकता है? चलो बताओ कैसे किया जाएगा? अरे प्लान बताओ, कम ऑन। मैं कभी सोचती सीधे मिसेस शर्मा को मिलकर सब बता दूं, फिर सोचती नहीं कॉल करती हूँ। 1-2 बारी मुझे लगा कि मैं पुलिस में जाकर सब कुछ सच बता दूं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई। तुम मेरी वाइफ को बोलोगी हम दोनों के बारे में? वो एक पिद्दी सी लड़की के लिए अपनी शादी नहीं तोड़ेगी। स्मार्ट है वैसे वो। तुम अगर पुलिस के पास गई ना, मैं उन्हें खरीद लूंगा। तुम अगर पुलिस के पास गई ना, मैं उन्हें खरीद लूंगा। वो भी स्मार्ट है। अब तुम्हें स्मार्टली सोचना है कि अगर मैंने वो वीडियोस वायरल किए, मेरा चेहरा तो ब्लर होगा, तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिखेगा करोड़ों लोगों को और दुनिया के हर कोने में। और तुम्हारा वो जो भी है ना, वो भी तो देखेगा। तुमने उसको वीडियोस बनाने ही क्यों दिए? मुझे थोड़ी पता था कि एक दिन मुझे वो ब्लैकमेल करेगा। उसके पास से वीडियोस वापस लेने का सिर्फ एक ही तरीका है, मार डालो साले को, खत्म कर दो उसे। उसके बाद हम शादी कर लेंगे, एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। अब बोल, उसको मारने के अलावा हम दोनों के पास और कोई चॉइस है? कोई प्लान बनाया है? सबसे पहले हमें विवेक को फंसाना होगा।
उसे एक बहुत अच्छे बिजनेस प्रपोजल के साथ ललचाना होगा और वो काम करोगे तुम। और एक बार वो पूरी तरीके से इस प्रोजेक्ट में घुस गया, मार देंगे। वो खेत जहाँ पे तुमने विवेक को दफनाया, कैसे हाथ लगा तुम्हारे? सर वो मैंने दिलवाया था। विवेक के मोबाइल पर वो वीडियोस मिले तुम लोगों को? हो गया। हाँ, लेकिन काजल, क्या? तुम दोनों की क्लिप्स नहीं थी उसके फोन में। सिम निकाल दिया इसमें से, मैंने एक बार चेक कर लो। ये कैसे हो सकता है? उसने कहा था उसी के पास है क्लिप्स। हो सकता है उसने कहीं और सेव कर दी और इसमें से डिलीट कर दी हो। उस दिन से टेंशन में हूँ कि मर्डर के अलावा ये क्लिप्स कहीं लीक हुए तो। काजल, तुम्हें विवेक की पत्नी से बात करनी चाहिए थी या फिर पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी। समझदारी से तर्क पे तर्क नहीं कर पाई उस समय में। और उसने भी तो इतना बड़ा रिस्क लिया था। शादीशुदा होने के बावजूद मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मैं जिद नहीं कर रही थी शादी के लिए, बस उसके चंगुल से बाहर निकलकर आज़ाद होना चाहती थी, लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहा था। माना विवेक ने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था, लेकिन उस गलत को सही करने के लिए तुम लोगों ने जो तरीका ढूंढा वो भी गलत था। एक ऐसा तरीका जिससे किसी का भला नहीं हो, ना तुम्हारा, ना तुम्हारा, और नीलेश, ना तुम्हारा। अब समझदारी से तर्क वितर्क करने का तो वक्त है नहीं। अब तुम लोगों ने जो किया है उस पर विचार करने का काफी वक्त मिलेगा। आदित्य सिंह, नीलेश कुमार और काजल चौहान पर आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल के लिए और धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के चार्जेस लगाए गए हैं। विवेक की पत्नी यकीन ही नहीं कर पा रही है कि उसके पति का एक ऐसा चेहरा भी था जिसकी झलक तक उसे कभी नहीं दिखी। जहां निधि का रोना यह है कि काजल को उससे मिलकर सारा खुलासा कर देना चाहिए था, वहीं काजल भी दिल ही दिल में इसी बात को लेकर रो रही है। चाइनीज फिलोसोफर कन्फ्यूशियस कह गए थे कि इंतकाम के रास्ते पर निकलने से पहले 2 कब्रें खोद लेना, एक खुद के लिए भी। लगभग हर जुर्म जो रोशनी में आता है उन सभी में एक बात कॉमन होती है, और वो है कि आरोपियों की समझदारी से तर्क वितर्क करने की बुद्धि बंद पड़ जाती है और परिणामों के बारे में सोचे बिना वो जुर्म के दलदल में कूद पड़ते हैं। उन्हें ख्याल ही नहीं आता कि उनकी वजह से न जाने और कितनी जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं। जिन जिन केसेस में साधारण लोग शामिल होते हैं उनमें एक बात तो साफ नजर आती है कि उस जुर्म को करने से पहले उनके पास विकल्प था। जिस जुर्म को उन्होंने अंजाम दिया उसे आसानी से नहीं, चाहे मुश्किल से ही सही, पर रोका तो जरूर जा सकता था। हम सबको ये याद रखना चाहिए कि हालात चाहे कैसे भी हों, पर यह ना सोचें कि तर्क वितर्क की सोच, कॉमन सेंस की सोच, इंसानियत की सोच कभी बेकार जाएगी। कोई भी हालात हम पर इतने हावी नहीं होने चाहिए। हमें सतर्क रहना होगा और किसी भी सूरत में हमें दिमागी शांति की लकीर पार नहीं करनी चाहिए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।